गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। हम्म। चलो तो करें स्टार्ट। आ गए सब बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो करते हैं अपन स्टार्ट। अच्छा, लास्ट क्लास में तो नहीं, दो तीन क्वेश्चन मैंने अभी भेजे थे, थोड़ा लेट हो गया मैं क्वेश्चन भेजने में, आज सुबह लिख लिए थे, मैं भूल गया, है ना। अभी दो तीन क्वेश्चन भेजे थे, करेगा क्वेश्चन वाले? थोड़ा सा लेट भेजा था, क्लास के 15-20 मिनट पहले भेजे थे, तो इसलिए हो सकता नहीं कर पाया है। नहीं करे, सिर्फ देखे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो एक काम करना ना कि अभी ट्राई कर लेना एक बार, तो अपन नेक्स्ट क्लास में कल देख लेंगे, कल मैं उसके सॉल्यूशन बता दूंगा या अभी सॉल्यूशन भेज दूंगा। हाँ, बढ़िया बढ़िया, है ना। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। और फिर मैं या तो सॉल्यूशन भेज दूंगा, और या नेक्स्ट क्लास में अपन कल क्लास इसी तो कल अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। तो अभी अपन आगे कंटिन्यू करें, तो आज स्ट्रेट लाइन पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, चलो। अच्छा, किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या पेपर के? किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही है क्या? एक क्वेश्चन में बस ये तो जरूर मुझे पता लगा कि एक क्वेश्चन में दो आंसर सेम है और वही आंसर आ रहा था। एक ये तो जरूर मुझे पता लगा था कि एक क्वेश्चन में, है ना, 2 और 2 आ रहा था और आंसर भी 2 ही आ रहा था कोइंसिडेंटली। ठीक है ना। हाँ, तो उसके दोनों आंसर्स कर देंगे, अभी उसके दोनों आंसर्स कर देंगे अपन, है ना। उसके दोनों आंसर्स कर देंगे। जो 2 आ रहा था ना, उसमें आंसर 2 आ रहा था कि -2 आ रहा था? 2 आ रहा था यार उसमें आंसर, है ना। हाँ, 2 ही आ रहा है, सब बच्चे 2 ही बता रहे हैं। ठीक है, तो आंसर 2 ही आ रहा था, उसका आंसर अपन 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो जी, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या लिया था? एंगल बाइसेक्टर अपन ने लिया था लास्ट क्लास में। एंगल बाइसेक्टर, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर नहीं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिया था, उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला केस अपन ने ले लिया था, है ना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसके बाद उसमें एक फॉर्मूला मैं और आपको बता देता हूं, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला ही ले लेते हैं, उसका डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल दिखा ना, हाँ ठीक है। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर अपने को बताना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वैसे तो आप डायरेक्ट इक्वेशन में बता ही देता हूं। डायरेक्ट इक्वेशन थी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। x square minus y square upon a minus b is equals to xy upon h। for example let's say मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, x square minus 3xy plus 4y square is equals to 0। ठीक है, माइनस,
लेट्स एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो बताओ बच्चों, a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, 2h इज इक्वल टू -3, तो h इज इक्वल टू -3/2 एंड b इज इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन क्या लिखेंगे एंगल बाइसेक्टर की? इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू a माइनस b इज इक्वल टू xy अपॉन h माइनस, ठीक है। सो फाइनली ये आएगा आपके पास -3/2 को इधर ले ले, -3/2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5xy, तो 5 टू 10xy, तो ये अपने पास आ गया -3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 10xy। उधर लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आएगा ना, 3x स्क्वायर उधर ले गए, ठीक है, और प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a माइनस बी आप देख सकते हैं कि एंगल बाइसेक्टर आपको बताया था कि दोनों एंगल बाइसेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो वो परपेंडिकुलर भी आएगा। क्यों आएगा परपेंडिकुलर? क्योंकि पेयर ऑफ, अच्छा उसमें ना आप ये कंफ्यूज मत होना कि आप बोलो कि ये एक्चुअली ये ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस है। लेट्स से मान लो एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ठीक है। तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर आएगा, दो एंगल बाइसेक्टर आएंगे, वो भी ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कैसे भाई? एक तो ये, और एक ही। आई बात समझ में? 1 और 2 तो आपकी लाइन हो गई, एंड 3 एंड 4 आपके एंगल बाइसेक्टर हो, ठीक है। तो जब आप 1 और 2 का जो एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे 3 एंड 4, तो वो जो दोनों लाइंस आ रही है वो भी ओरिजिन से पास होती हुई पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ रही है ना, वो भी ओरिजिन से पास होती हुई पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन आ रही है ना, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि फाइनली अपन ने जो एंगल बाइसेक्टर निकाला है वो भी एक तरह से होमोजीनियस इक्वेशन टाइप का आ रहा है। अच्छा एक चीज मैंने शायद एक स्टेटमेंट मैंने आपको बोला नहीं कि दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, इस इक्वेशन को अपन होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, इस इक्वेशन को अपन होमोजीनियस इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है, हर टर्म की डिग्री सेम होती है, इसमें हर टर्म की डिग्री सेम होती है। ये 2 डिग्री वाली टर्म, ये भी 2 डिग्री वाली टर्म, और x की पावर 1, y की पावर 1, ये भी 2 डिग्री वाली टर्म, ठीक है। तो हर टर्म की डिग्री सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। तो ओरिजिन से पास होती हुई कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी तो दैट इज ऑलवेज अ होमोजीनियस इक्वेशन, वो हमेशा एक होमोजीनियस इक्वेशन टाइप की आएगी। या वाइस वर्सा मैं बोलूं, या वाइस वर्सा मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, यदि आप कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन लिख रहे हैं और वो यदि पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करे तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से पास होती हुई पेयर ऑफ लाइंस को। तो दैट्स व्हाई ये जो मैंने एंगल बाइसेक्टर निकाला ना इसका, ये जो एंगल बाइसेक्टर निकाला
दिस इज ऑल्सो, आप बोलेंगे कि ये तो एंगल बाय सेक्टर, तो एक लाइन तो आएगी, ऑब्वियसली ये एक लाइन ही आएगी। दिस इज ऑल्सो द पेयर ऑफ लाइन्स, ये भी पेयर ऑफ लाइन्स ही आई है। ठीक है, कौन सी पेयर ऑफ लाइन? ओरिजिन से पास, क्योंकि ऑब्वियसली देखो आप दो लाइंस बनाएंगे, उसका एंगल बाइसेक्टर बनाओगे तो वो भी ओरिजिन से पास होगी लाइंस की इक्वेशन आएगी। तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही याद रखना है वैसे तो अपने को, है ना? ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है? सभी और सभी, हाँ भाई, इन दो लाइन के तो सभी मतलब क्या? ठीक है, इन दो लाइंस के एंगल बाइसेक्टर जो आप बनाओगे वो तो ओरिजिन से पास होते हुए जाएंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? फॉर्मूले का प्रूफ बताना, मैं पूरा प्रूफ तो नहीं बताऊंगा, एक थोड़ा सा आइडिया मैं अभी आपको दे दूंगा। ठीक है, एक बार इसको लिख लो तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा, पूरा प्रूफ की तो जरूरत नहीं है ना? और उसका हमेशा तरीका वही है, कोई भी चीज आपको प्रूफ करनी हो ना, सबका मेथड एक ही है। ठीक है, तो एक बार इसको लिख लो। ठीक है, हाँ लिखना है ना इसको, एक बार लिख तो लो बेटा, लिखना तो ही सही। पूरा लिख लो ना, ये तो इक्वेशन हो गई एंगल बाइसेक्टर की, और एक एग्जांपल है तो वो भी लिख लो, दोनों चीजें लिख लो, फॉर्मूला लगाना भी याद रहेगा कैसे लगाना है। नहीं नहीं, ये टेस्ट के क्वेश्चन नहीं है, ये टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये तो अपन जो चल रहा था उसी का अगला है, जो अपना चल रहा था ना उसी का अगला है। ओके ओके। पेपर में डाउट है? अच्छा, लास्ट में इक्वेशन किसकी आई है? एंगल बाइसेक्टर की आई है, ये जो लाइंस थी इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आई है, ये जो लाइंस थी इसके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आई है। इजी था क्या पेपर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपर में डाउट है क्या? पेपर में एक काम कर दो, देखो यदि कोई डाउट हो ना आप मेरे को भेज देना, ठीक है? तो मैं देख लूंगा कल, यदि कल अपन जो है वो दो तीन क्वेश्चन हुआ ना और वो पेपर का भी यदि कोई कॉमन डाउट होगा तो मैं कल क्लास में डिस्कस कर लूंगा, है ना? अभी मैंने पेपर भी नहीं देखा, इजी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो कोई डाउट हो तो आप मेरे को भेज देना, तो अभी कल वाली क्लास में डिस्कस कर लूंगा, एक बार आप ट्राई कर लेना, है ना? हाँ वो तो बात हो गई है ईशान, वो तो बात हो गई है। ठीक है, अच्छा डाउट क्लास हुई थी क्या? बस बहुत बढ़िया यार, चलो लिख लिया क्या? बढ़िया, आगे। अच्छा अब जैसे मैं इसका ना आपको एक बहुत सिंपल सा तरीका और बताता हूं, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में हो रहा है, मैंने इक्वेशन ऐसे लिखी थी, इस क्वेश्चन में हो रहा है बेसिकली, जैसे इसके फैक्टर्स हो रहे हैं डायरेक्ट, दिख रहा है आपको? इसके डायरेक्ट फैक्टर्स हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? सिंपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हो रहा है, और नहीं तो आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके भी कर सकते हो रहा है ना? माइनस 4xy दिस वन, हाँ ठीक है, x कॉमन लिया, x माइनस 4y प्लस y, x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो आपकी एक लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आ गई x माइनस 4y इक्वल टू 0। एक लाइन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक लाइन आ गई x माइनस 4y इक्वल टू 0।
ठीक है, ये इसके थ्रू जो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी उन दोनों की इक्वेशन आ, एंगल बाइसेक्टर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो? एक लाइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरी लाइन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है। इससे आपके पास दो इक्वेशन आएगी, एक प्लस लेके और एक माइनस लेके, ठीक है। जब आप उन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी जो आंसर मैंने लिखा था 3x स्क्वायर प्लस 10xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वो आ जाएगा आपके पास। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल बाइसेक्टर। मतलब ये मैंने सिंपल, इस केस में क्या हुआ, जैसे दोनों लाइंस अलग अलग निकल गई, हालांकि जरूरत नहीं थी अपने को, ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है मेरे पास, तो दिस इज द मीनिंग। ये तो एक केस हो गया, है ना। अब जैसे आयुष पूछ रहा था कि डेरिवेशन कैसे हुआ, है ना, थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको बता देता हूँ, ठीक, कि जैसे मैंने क्लास में एक पॉइंट आपको बताया था कि आपको इस इक्वेशन से कोई भी कैलकुलेशन करनी है, हाँ एग्जैक्टली आपको जैसे मान लो इस इक्वेशन से कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, मैं इसको तो छेड़ता ही नहीं हूं, मैं तो उल्टा चलूंगा। मैं मान लूंगा कि इसके थ्रू जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है दैट इज y इज इक्वल्स टू m1x एंड y इज इक्वल्स टू m2x, ठीक है, याद आ रहा है कुछ? फिर अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके लिखा था m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू माइनस 2h अपॉन b और m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। याद है यहां तक का केस आपको? ठीक है, राइट। तो इससे कुछ भी मत करो, आप इसको तो छेड़ो ही मत, आप तो उल्टा चलना कि हाँ भाई इसके थ्रू जो लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है वो ये दोनों है, वेयर, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करके कंपेयर करा था, m1 प्लस m2 इज दिस एंड m1 m2 इज दिस, राइट। नाउ अब इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालो। कैसे हुई? जैसा अभी अपन ने फॉर्मूला, दो लाइंस का एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हो? m1x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m2x माइनस y अपॉन अंडर रूट ऑफ m2 स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, दो इक्वेशन आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन में या तो m1 प्लस m2 आएगा, या m1 इंटू m2 आएगा, या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर आएगा, या m1 माइनस m2 आएगा, और उन सब की वैल्यू आप m1 प्लस m2 और m1 m2 की हेल्प से निकाल सकते हैं। हाँ, कोई बच्चा बोल रहा है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला है? ये एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है, भूल गए क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है ना, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई, और ये दोनों है तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर निकाल सकते हो कि नहीं? अरे भाई जैसे अल्फा प्लस बीटा होता था, अल्फा बीटा होता था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालते थे ना, ठीक है, बस तो वही पॉइंट है, ठीक है। आ गई बात समझ में? मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला था, देखो आपको इससे कोई, इससे हुआ आपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है ना, मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिवर्स चलता हूं। मेरी फर्स्ट स्टेप हमेशा ये रहती है कि लेट द लाइंस आर दिस एंड दिस, उससे कैलकुलेशन करता हूं, कंपेयर कर लेता हूं, फिर लास्ट में उसको सॉल्व करके उनकी वैल्यूज पुट कर, ठीक है। दिस इज नॉट माय, राइट। चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है भले,
क्या डाउट है किसी को? किसी ने पूछा है, एक बात समझ नहीं आई कि L1 और L2 और एंगल बाइसेक्टर सब में x एंड y एक ही रहता है ना, x1 x2 क्यों नहीं आता है? मोहित माली। अच्छा, अरे मोहित, एक बात बताओ, आपको मैं बोलूं 2 लाइन की इक्वेशन लिखो, अपन लाइन की इक्वेशन कैसे लिखता हूं? x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना? अब मैं आपसे बोलूं कि 2 लाइन की इक्वेशन लिखो, ठीक है? अब आप मेरे को ये बताना कि 2 लाइन की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो एक ये और एक ये लिखोगे, या ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी इक्वल टू 0, ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी इक्वल टू 0 लिखोगे? बताओ, फर्स्ट वाली लिखोगे कि सेकंड वाली लिखोगे? है, फर्स्ट वाली लिखोगे ना? हाँ भाई, अरे एक्स वाई कोऑर्डिनेट की हर इक्वेशन में एक्स वाई आता है। ये थोड़ी ना मुझे 4 इक्वेशन लिखनी होगी तो मैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लिखूंगा, मैं कांस्टेंट को चेंज करूंगा ना। तो जो आप लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं और जो आप एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट आर द ऑल आर द लाइंस, तो उनके केवल कांस्टेंट चेंज होंगे, ठीक है ना? एक्स वाई तो हर इक्वेशन में एक्स वाई की जगह आएगा ना आपके पास, वो थोड़ा ना चेंज होगा। आएगी नहीं बात समझ में? हाँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम सेम है इसलिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन, कंसेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन सबसे डिफरेंट टाइप का एक कंसेप्ट है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है? और बेसिकली ये आप यूं समझ लो कि ये स्ट्रेट लाइन का नहीं, ये आपके पूरे कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है। ये सर्कल में भी यूज होगा, पैराबोला में भी होगा, एलिप्स, हाइपरबोला, सब जगह यूज होगा, है ना? थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है ये, ठीक है? देखो मेथड क्या है ये, मेथड ये है कि होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस joining origin to point of intersection equation of lines joining origin to point of intersection of a line and a curve. होमोजेनाइजेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइंस joining origin to point of intersection of a line and a curve. एक कर्व है, कर्व की इक्वेशन लेट्स से कर्व एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज कर्व। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है? इंटरसेक्शन मैं इधर लिख देता हूं, लिख दे रहा होगा। अच्छा, मेरे उधर लिखने की आदत है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, दिस इज बेसिकली कर्व। ये कर्व की इक्वेशन, ठीक है? और एक लाइन गिवन है, लेट्स से lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0, एक लाइन अपने को गिवन है, दिस इज लाइन, है ना? अच्छा, पहले वाली इक्वेशन में आप कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, इस वाली में, है ना? इस वाली में आप कंफ्यूज होते हैं ना, आप बोलो सर ये तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने बोली थी अभी,
अब आपने कर्व की इक्वेशन बोल दी, ऐसा कैसे? ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन जो है आप कंडीशनल इक्वेशन है, मतलब एक कंडीशन के साथ ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट करेगी, किसी कंडीशन के साथ ये इक्वेशन सर्कल भी रिप्रेजेंट करेगी, किसी इक्वेशन के साथ ये पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब कुछ रिप्रेजेंट करेगी, अलग अलग चीजें ये रिप्रेजेंट करेगी सबके साथ। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर्व बोल रहा हूं, तो अभी कर्व बोलने का मतलब ये है, अभी कर्व बोलने का मतलब ये है कि अभी ये पेयर ऑफ लाइंस तो नहीं है। ठीक है, इट मे बी अ सर्कल, इट मे बी अ पैराबोला, इट मे बी अ एलिप्स। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं कि ये जितनी भी इक्वेशन मैं बार बार बोल रहा हूं ना, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उन सारी इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई कांस्टेंट, मैक्सिमम इन्हीं टाइप की टर्म्स आती है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई एक्स वाई कांस्टेंट, मैक्सिमम जो है वो इसी टाइप की टर्म आती है, मैक्सिमम, इससे कम आ सकते, इससे ज्यादा नहीं आती। तो इसलिए अपने को कभी भी कर्व की इक्वेशन जब एज्यूम करनी होती है तो वी टेक दिस, वी टेक दिस। ठीक है, नाउ अब है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ कर्व। ये कर्व है और ये लाइन है। ठीक है, मींस लेट्स से दिस इज कर्व, दिस इज लाइन, दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, हाँ, जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ वेरिएबल तो वो तो देखो, आप एक्स वाई में कुछ भी लिखोगे ना, एक्स वाई में कुछ भी लिखोगे तो वो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, वो मतलब वेरिएबल्स इक्वेशन तो बनी जाएगी, किसी ना किसी पाथ की इक्वेशन तो बनी जाएगी, आप कुछ भी लिख लो, है ना। अभी अपने लिए ये कर्व है, ठीक है, हाँ बोल सकते हो आप किसी पाथ के। तो लेट्स से दिस इज कर्व, दिस इज लाइन, ये इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ओरिजिन, इन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन दोनों को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो मुझे एग्जैक्टली OA एंड OB की इक्वेशन निकालनी है, ओ एंड OB की इक्वेशन निकालनी। ठीक है, बोलो बच्चों, केस यहां तक का केस समझ में आ गया कि एग्जैक्टली क्या क्या दिया हुआ है और अपने को क्या निकालना है। ठीक है ना, चलो, तो अब अपन अपने मेथड पर आते हैं कि एग्जैक्टली अपने को, ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट क्या होता है कि कहीं पे भी यूज हो जाता है, मतलब क्योंकि इसमें तो कर्व आ गया ना, तो कर्व आ गया तो ये कर्व यदि सर्कल दे देगा तो वो सर्कल के क्वेश्चन बन गया, ये कर्व यदि पैराबोला दे दिया तो वो पैराबोला का क्वेश्चन बन जाएगा। तो कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कर्व अपने को कुछ भी दे सकता है। ठीक है, चलो, तो अब मेथड क्या है, एक अपन नॉर्मल मेथड की बात करें तो जो सबसे पहला मेथड मेरे दिमाग में आता है वो तो ये है, सिंपली जो सबसे पहला मेथड मेरे दिमाग में आता है वो तो सिंपली ये है कि मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूं। तो आप बता सकते हो कि यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कौन से पॉइंट या कौन सी वैल्यू या क्या मिलना चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिलना चाहिए। हाँ, एक्स वाई तो मिलेंगे, मतलब एक्स वाई मतलब क्या मिलेंगे, एक्स वाई मतलब किसके मिलेंगे, ए और बी मिलेंगे, एग्जैक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। देखो कोऑर्डिनेट में एक रूल है, कभी भी जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो तो उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो मिलते हैं, भले आप दो लाइन को सॉल्व कर लो, भले आप एक लाइन और एक कर्व को सॉल्व कर लो, भले आप दो सर्कल कोई से भी सॉल्व कर लो, तो जब अपन इस लाइन और इस सर्कल को सॉल्व करेंगे तो बेसिकली मुझे ए और बी पॉइंट मिल जाएंगे। अब यदि ए और बी पॉइंट मिल गए, ओ ओरिजिन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से मैं ओ ए की इक्वेशन निकाल सकता हूं, 2 पॉइंट फॉर्म से मैं ओबी की भी इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ओ ए की इक्वेशन आ गई, ओबी की इक्वेशन आ गई, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है मुझे, कंबाइंड इक्वेशन। देखो अलग अलग इक्वेशन आ गई तो कंबाइन करने में तो दिक्कत है नहीं, उसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने में तो दिक्कत है नहीं, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अलग अलग बनाने में एक बार दिक्कत हो सकती है, फैक्टर नहीं हुए तो, है ना, पर अलग अलग इक्वेशन आ गई उससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना। तो आपके पास यदि ए और बी आ गया
ए और बी आ गया तो मेरे ख्याल से ओ ए और ओ बी निकालने में तो किसी को दिक्कत होगी ही नहीं, और ओ ए और ओ बी आ गया तो उसकी कंबाइंड इक्वेशन अपन निकाल सकते। ठीक है, अब ये मेथड क्या है, देखो तब तक तो ठीक है यार, जब तक ये दोनों इक्वेशन क्या है, सिंपल है, सॉल्व हो गई, पॉइंट मान लो रेशनल टर्म्स में आ रहे हैं तो सब चीजें वैलिड है ना। अदरवाइज मान लो इक्वेशन इतनी बड़ी है, अब y की वैल्यू यहाँ पे रखना, फिर उसको सॉल्व करना, y की वैल्यू निकलेगी, फिर x की वैल्यू निकालना, थोड़ा बड़ा है। तो इस पूरे कंसेप्ट होमोजेनाइजेशन का अपने पास सबसे अच्छा यूज ही यही है, सबसे अच्छा पॉइंट इस कंसेप्ट का ये है, विदाउट फाइंडिंग ए एंड बी, बिना ए और बी पॉइंट निकाले मैं OA और OB की इक्वेशन निकाल। बस आप यूं समझ लो, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है इस मेथड में कि आपके पास OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन आएगी, लाइक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ अलग अलग नहीं आएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन आएगी। बस दिस इज द प्रॉब्लम। फिर भले आपको जरूरत हो तो आप उसको अलग अलग कर लो, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, है ना। तो कैसे करना है, देखो मुझे पता है कि OA और OB जो लाइंस है, this is passing through origin, this is passing through origin, ठीक है। अब और मुझे ये पता है कि कोई भी दो लाइंस यदि ओरिजिन से पास हो रही है तो उनकी जब मैं कंबाइंड इक्वेशन बनाऊंगा या होगी तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना। बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट है कि जब मैं OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन बनाऊंगा ओरिजिन से पास होती हुई, तो मुझे पता है कि ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइंस की जब कंबाइंड इक्वेशन आती है तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब उसमें केवल तीन ही टाइप की टर्म आती है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आप देखना बेटा, बहुत अनकन्वेंशनल टाइप का मेथड है। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिससे मेरी इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन आएगी, नंबर 1, एंड नंबर 2 वो इक्वेशन ए और बी को सेटिस्फाइड करेगी। तो अब आप सोच के देखो कि यदि कोई होमोजीनियस इक्वेशन आई और उसने ए और बी को सेटिस्फाइड कर दिया तो डेफिनेटली वो OA और OB की ही इक्वेशन होनी चाहिए। यदि उसने ए और बी को सेटिस्फाइड कर दिया तो डेफिनेटली दैट शुड बी द इक्वेशन ऑफ OA एंड OB। आप बोलो क्यों सर, वो इस लाइन की तो हो सकती थी ना। अरे भाई, इस लाइन की होती तो उसने ए को क्यों सेटिस्फाइड कर दिया, उसने बी को क्यों सेटिस्फाइड कर दिया, ए को सेटिस्फाइड कर दिया तो डेफिनेटली OA होनी चाहिए, डेफिनेटली OB होनी चाहिए। बोलो बच्चों, आया कि नहीं मेरा स्टेटमेंट समझ में, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, चलो अब एक बार इस मेथड को कंप्लीट करता हूं मैं, उसके बाद फिर लास्ट में रिकैप करूंगा उसका। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, मैं सिंपली देखो ये बोलना चाह रहा हूं, मेरे दो टारगेट है भाई, मुझे OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। मेरे दो टारगेट है, पहली बात होमोजीनियस इक्वेशन बननी चाहिए क्योंकि मुझे पता है ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन आती है। दूसरी बात, वो ए और बी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यदि दो लाइन है और आप बोल रहे हो कि ए और बी को सेटिस्फाइड कर रही है, तो आप मेरे को ये सोचो, ये बताओ कि ओ और ओबी के अलावा वो और कोई लाइन क्यों होगी। आप बोले ये होती, अरे ये होती तो वो ए को क्यों सेटिस्फाइड करेगी, बी को क्यों सेटिस्फाइड करेगी। भाई ए को सेटिस्फाइड कर रही है, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है तो ओ ही होगी ना। बी को सेटिस्फाइड कर रही है, ओरिजिन से पास हो रही, तो ओबी के अलावा और कोई लाइन कैसे हो सकती है वो। दैट शुड बी ओ एंड ओबी, दिस इज माय टारगेट। ठीक है, मेथड बहुत सिंपल है, अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई करने में बहुत इजी रहता है। अपन क्या करेंगे, यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन से 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कैसे, Lx प्लस My इज इक्वल टू माइनस n, Lx प्लस My अपॉन माइनस n इज इक्वल टू 1।
मतलब आपको वन की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, कांस्टेंट नीचे रहे, है ना। वन की वैल्यू ऐसे निकालनी है कि एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, कांस्टेंट नीचे रहे, ठीक है। प्लस माइनस की कोई, मुझे उससे कोई दिक्कत है, माइनस की तरह प्लस, एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, कांस्टेंट नीचे रहे। ये वन की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, ये वन की वैल्यू आ गई, राइट। अब इसकी हेल्प से इसको अपन होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इस वन की हेल्प से देखो, मुझे बस ये तीन टाइप की टर्म चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर को मत छेड़ो, 2h एक्स वाई को मत छेड़ो, बी वाई स्क्वायर को मत छेड़ो, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, ठीक है। प्लस 2gx, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, प्लस 2fy, इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 कर दो, प्लस c इंटू इसको मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर कर दो। मतलब जो ऑलरेडी 2 डिग्री वाली टर्म है उसको मत छेड़ो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई वाई स्क्वायर। जो 1 डिग्री वाली टर्म है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। और ये जो 1 है इसकी वैल्यू यहां से इसमें रखेंगे, ठीक है। फिर देखो क्या होता है, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, प्लस 2gx into 1, 1 means lx plus my upon minus n, ठीक है, प्लस 2fy into 1 lx plus my upon minus n, ठीक है, प्लस c इंटू, दिख जाएगा ना, lx प्लस my अपॉन माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। थोड़ा सा वो वहां पे गड़बड़ हो गया है ना, स्पेस कम पड़ गई, ठीक है। मतलब सिंपली ऊपर वाली इक्वेशन आप बस इतना सा काम कर देना कि ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पे 1 की जगह ये, इसमें भी 1 की जगह पे ये, और 1 स्क्वायर की जगह पे ये अपन लिख देंगे, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ, आप बोले सर ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया आपने, ठीक है। अब अभी आपको बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती है, आपको एक छोटा सा पॉइंट समझना। यदि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में अब केवल आपको 3 टाइप की टर्म दिखेगी, केवल 3 टाइप की टर्म, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एल कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एक्स वाई, वाई स्क्वायर, इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। 3 टाइप की टर्म आ रही, केवल 3 टाइप की टर्म। बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है इसमें? 3 ही टाइप की टर्म आ रही ना, पहली चीज, ठीक है। मतलब अब जो मैं अभी इतनी देर से आपसे बोल रहा था ना, अब इस इक्वेशन में दोनों चीजें हो गई। कैसे दोनों चीजें हो गई? पहली बात, ये होमोजीनियस हो गई, होमोजीनियस में तो साफ साफ दिख रहा है। दूसरी बात, ये ए और बी को सेटिस्फाइड भी कर रही है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि सेटिस्फाइड कैसे करा सर, ए और बी को क्यों सेटिस्फाइड करा? देखो, देखना आप, मान लो ए x1 y1 होता यदि, तो x1 y1 इसको सेटिस्फाइड करता, इसको सेटिस्फाइड करता, ठीक है। इसको सेटिस्फाइड करने का मतलब यह हुआ कि इसको भी करता ना। तो इसमें यदि मैं x1 y1 रखता तो इस पूरे की वैल्यू 1 आती ना,
x1 y1 रखता तो इस पूरे की वैल्यू 1 आती ना, एग्जैक्ट। ठीक है, तो यदि मैं इस पूरी इक्वेशन में x1 y1 रखूंगा, इस पूरी इक्वेशन में x1 y1 रखूंगा, x1 y1 रखूंगा, तो lx1 प्लस my1 अपॉन माइनस n की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसको सेटिस्फाइड कर रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसको सेटिस्फाइड कर रही है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक बात। यदि ये सब 1 हो गए तो उसके बाद ये पूरी इक्वेशन, तो ये इक्वेशन बच जाएगी, और मुझे पता है कि ये तो x1 y1 को सेटिस्फाइड करेगी। तो अल्टीमेटली ये पूरी इक्वेशन x1 y1 को सेटिस्फाइड करी कि नहीं करी? फिर से बताता हूं, आप जब x1 y1 रखोगे तो ऑब्वियसली lx1 प्लस my1 अपॉन माइनस m की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगा, तो कुल मिला के वापस से यही इक्वेशन बच जाएगी, और ये x1 y1 को सेटिस्फाइड करना ही करना है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पॉइंट बी के लिए भी होगा। ठीक है, मतलब वो बहुत सी बात, ये थोड़ा सा कंफ्यूज, जैसे इसमें तो आपको समझ में आता कि इसका मतलब 0, पर ये भी 1 आएगा ही ना। बिल्कुल ऐसा का ऐसा बी को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो कुल मिला के जो मैं चाह रहा था, ये इक्वेशन वो दोनों काम कर रहा है। कौन से दोनों काम? होमोजीनियस इक्वेशन है, ए और बी को सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि ये OA एंड OB की कंबाइंड इक्वेशन होनी चाहिए। बोलो बच्चों, मेथड समझ में आया कि नहीं आया? OA OB की क्या ये सेम इक्वेशन ही होगी? नहीं, फैमिली ऑफ लाइन नहीं, पेयर ऑफ लाइन। देखो, फैमिली ऑफ पेयर ऑफ लाइन में कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। दिस इज पेयर ऑफ लाइन, नॉट फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन सिंगल लाइन होती है, पेयर ऑफ लाइंस जो है दो लाइंस की मल्टीप्लाई करके इक्वेशन है ना। फैमिली ऑफ लाइन नहीं बोलेंगे इसको, पेयर ऑफ लाइंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये सेटिस्फाइड करेगी का मतलब क्या होता है? अरे, सेटिस्फाइड करेगी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड करेगी का मतलब ये है कि x1 y1 उसमें रखेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS आएगा। कोई भी चीज सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? LHS इक्वल्स टू RHS आ जाए, है ना भाई। देखो, एक्चुअली क्या है, मैं सेटिस्फाइड करने वाला पॉइंट इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर चलो मान लिया आपने बोला होमोजीनियस इक्वेशन आ गई, ओरिजिन से पास होने वाली पेयर ऑफ लाइंस है। ठीक है, तो अगली बात मेरे दिमाग में ये आएगी कि ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस तो है, बट मैं ये कैसे एश्योर होऊंगा कि ये ओ और ओबी ही है? दिस इज माय पॉइंट एक्चुअली। वो जो मैं बार बार सेटिस्फाइड करने के लिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, उसका मेरा पर्पस यही है कि भाई एक होमोजीनियस इक्वेशन मैंने लिख दी, अब वो कौन सी दो लाइन की होमोजीनियस है ये जस्टिफाई करने के लिए मुझे ये तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये इन दो लाइंस की इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इस लाइन वाला पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस वाला पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। सो एग्जैक्टली दैट आई में बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि भाई ये ए और बी को सेटिस्फाइड कर रही, तो वो केवल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं ए और बी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो मैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइंस तो बोल सकता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली OA एंड OB ही होगी ये नहीं बोल पाऊंगा मैं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, OA PB की इंडिविजुअल इक्वेशन, OA एंड PB कहां है? OB की बोल रहे होंगे आप। ठीक है, OB की बोल रहे होंगे, वो फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, जैसे अपन ने वो फैक्टर करे थे ना, वो फैक्टर करके निकालना पड़ेगा, है ना, वो फैक्टर करके निकालना पड़ेगा। अगर लाइन का C नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो इसमें से मान लो कोई बच्चा बोल रहा है कि C नहीं हुआ, ये वाला टर्म मत लिखना। आप बोलो सर ये टर्म नहीं हुआ, ये वाला टर्म मत लिखना। बोलो ये नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राइट? आई बोलो बच्चों समझ में? इतना सारा कैलकुलेशन पेपर नहीं नहीं, अरे वो दिख रहा है, मैं बताऊंगा एक्चुअली क्या, थोड़ी सी बड़ी तो होती है, पर वो आपको लग रहा होगा ना ये इतनी बारी होल स्क्वायर, नहीं नहीं, अपन इसको थोड़ा सा तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो फिर आपकी कैलकुलेशन जिससे आपको लग रहा है ना, वो नहीं होगी। ठीक, और मेथड भी अभी आपको दिखने में मेथड बहुत बड़ा लग रहा होगा, पर बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं आपको ब्रीफ करता हूं मेथड को। मैं क्वेश्चन में क्या करूं, क्वेश्चन में कैसे करूंगा, देखो क्वेश्चन में कैसे करना वो समझो आप। कर्व रहेगा, लाइन रहेगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लाइन से 1 की वैल्यू, मतलब लाइन की इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इधर ऐसे जैसे मैंने लिखा ना, इधर 1 बना देंगे।
वन ऐसे बनाना है कि एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो मैं इसमें वन कैसे बनाऊंगा, 3x माइनस वाई अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 हो गया। एक्स वाई वाली टर्म ऊपर, एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रखनी है। और पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने पूरा कैलकुलेशन ऑब्जर्व करा हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं एक्स वाई वाली टर्म ऊपर क्यों रखना चाह रहा हूं, ठीक है ना, ताकि उसकी डिग्री बढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली डिग्री बढ़ाने के लिए, है ना। ठीक, तो पहला काम आपको लाइन की इक्वेशन से वन की वैल्यू निकाल लेनी है। दूसरा काम होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस बनाने का तरीका क्या है, फिर से सुन लो। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म को बिल्कुल नहीं छेड़ना है करो में। जो एक्स वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, जो वाई वाली टर्म है उसको भी मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, और जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर करेंगे। अब इसमें आप बोलो वो तो ये मैक्सिमम टर्म है, आपको क्वेश्चन में इससे कम ही टर्म मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। आप बोलो क्वेश्चन में ये टर्म नहीं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी, ये नहीं मत लिखना, ये नहीं हुई मत लिखना, जो हो उसके अकॉर्डिंग, जो हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में। हाँ, दो स्टेप है और उसमें भी अभी मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का तरीका क्या है वो बताता हूँ आपको, है ना। हाँ, हमें क्वेश्चन एक्चुअली आप समझना, क्वेश्चन में वो पूरा ऐसे नहीं पूछा, क्वेश्चन बहुत अलग तरीके से पूछता है, बहुत अलग तरीके से। कौन सी इक्वेशन का एलएचएस किसके आरएचएस के होगा, क्या पूछ रहे हो, कौन सी इक्वेशन कौन से। अब मोहित वाली 1 मिनट आप पहले लिख लो और पहले एक बार क्वेश्चन करना, उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछना, आपका क्वेश्चन ही समझ में आया। दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है तो फिर इंटरसेक्शन तो सिर्फ वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते हैं ना, नहीं दोनों के निकल जाएंगे। 2 डिग्री बनेगा बेटा, जब आप एक्स वाई की वैल्यू इसमें रखोगे ना तो 2 डिग्री बनेगा, दो पॉइंट अपने आप। देखो ये पता है कोऑर्डिनेट की खास बात है, ठीक है ना, यदि आपके कर्व के दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे होंगे तो जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो 2 पॉइंट ही देगा, ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट ही देगा, वो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। सी को 1 स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई किया, वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। बच्चों समझ में आ रही है ये बात कि मैंने सी को 1 स्क्वायर से क्यों करा है, और 1 की अपने को कांस्टेंट चाहिए बेटा, आप समझे नहीं, अपने को इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें जिसमें केवल एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर आए। भाई यही तो गणित में इतनी देर से लगा रहा हूं, मुझे कांस्टेंट तो चाहिए नहीं ना, मुझे तो केवल ये 3 टर्म चाहिए। तो कांस्टेंट वाली टर्म की डिग्री 2 बढ़ानी है, एक्स वाई वाली टर्म की डिग्री 1 बढ़ानी है, इसलिए इसको 1 1 इसको 1 स्क्वायर से करा है, ठीक है। एक बार अभी लिख के एक क्वेश्चन पहले एक बार मैं समझा दूं, है ना, उसके बाद फिर एक बार और आप एनालिसिस करना जो भी आपके डाउट्स हैं उसको। आसिम फिर वाला केस नहीं बनेगा, आसिम जो आप पूछ रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग फिर ऑब्वियसली वो ये वाला केस नहीं बनेगा, हाँ नहीं बनेगा, वो अक्षर नहीं बनेगा, वाला केस नहीं बनेगा। नहीं करेगा वो अरिहंत, अरिहंत जो क्वेश्चन में वो ऐसे कुछ देगा, क्वेश्चन में जब क्वेश्चन वही पूछेगा जो पॉसिबल हो रहा होगा उसमें, जब ऐसी चीज बन रही हो। हाँ है ना, एक बार इसको लिख लो तो 1 मिनट पहले। हाँ रूपांशु, लिख लिया सबने। हाँ हो सकता है, हो सकता है ना, चलो ठीक है ठीक है। हाँ अच्छा, अब इसमें ना एक चीज मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो कंसेप्ट है ना बहुत यूनिक टाइप का कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला है नहीं इसमें कुछ, है ना। ये क्वेश्चन आपको मतलब जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन में वो कभी नहीं बोलेगा कि ये करना है वो करना है, क्वेश्चन में तो जैसे क्या है कि वो कुछ और चीज पूछता है, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन आता है ना
तो आपको इस क्वेश्चन का हिंट केवल और केवल डायग्राम से मिलता है। इस क्वेश्चन का जो हिंट मिलता है ना वो अपने को केवल और केवल डायग्राम से मिलता है। कि हाँ भाई डायग्राम देख के मुझे समझ में आता है कि एग्जैक्टली मुझे ओए और ओबी की इक्वेशन निकालनी है। डायग्राम से मुझे ये वाली चीज समझ में आएगी। ठीक है, लाइन 3x plus 4y plus 1 equals to 0 या plus 2 equals to 0 intersect the curve x square plus y square is equals to 25 at P and Q such that PQ subtends right angle at origin। अरे यार देख नहीं रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। x square plus y square equals 25 at P and Q such that PQ subtends right angle at origin। 25 की जगह अपन कर लो, 25 की जगह आप कर लो K, K स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 25 की जगह कर लो K स्क्वायर such that PQ subtends right angle at origin then K की वैल्यू आपको निकालनी है ना। देखो अब क्वेश्चन कितना एकदम थोड़ा सा अलग टाइप का है, मतलब कहीं पे भी इसमें आपको कुछ होमोजेनाइजेशन जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी सर्कल आपने पढ़ा नहीं है, ये बेसिकली सर्कल की इक्वेशन है वैसे। ठीक है, पर आपने वो ठीक है नहीं भी पता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे मतलब भी नहीं है कि सर्कल है कि क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मिनट रुको ना, क्वेश्चन पूरा तो कर लें, अभी रुक जाओ, क्वेश्चन पूरा तो कर लें तो। ठीक है, ये कर्व और ये लाइन पी और क्यू पे कट कर रहा है और ये पी क्यू सबटेंड्स राइट एंगल एट द ओरिजिन 90 डिग्री। 90 डिग्री, बोलो बच्चों यहां तक ठीक है? राइट, इस टाइप का कुछ केस अपने पास बन रहा है ना। अब देखो क्वेश्चन को, अब जब डायग्राम मेरे सामने आता है ना, इस केस को समझने का एक ही तरीका है डायग्राम से। डायग्राम लैंग्वेज, अब जैसे स्टेटमेंट से कभी भी नहीं समझ में आएगा कि होमोजेनाइजेशन लगाना है, डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा, अच्छा ये ओपी और ओक्यू लाइन को परपेंडिकुलर करना है। मतलब आप समझ लो कंडीशन क्या दिख रही है, क्या कंडीशन बनाना चाह रहा है वो, कि वो जो ओपी और ओक्यू लाइंस आए वो परपेंडिकुलर लाइन आए। ओपी और ओक्यू लाइन है ना, वो जो पेयर ऑफ लाइंस है वो परपेंडिकुलर आए। ठीक है,
तो मैंने सोचा कि यार यदि मेरे पास ओपी और ओक्यू की इक्वेशन आ जाए कहीं से, तो मैं फिर उन दोनों के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन लगा दूंगा। बोलो बच्चों, यही बात हुई ना कुछ, कि ओपी और ओक्यू की इक्वेशन यदि मेरे पास आ गई सीधे सीधे, तो मैं उस पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दूंगा। मैंने सोचा कि यदि अलग अलग इक्वेशन आएगी तो मैं m1 इंटू m2 बराबर -1 कर सकता हूं। मैंने सोचा कि यदि वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन आएगी तो a प्लस बी इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। याद आ रहा है कुछ a प्लस बी इक्वल टू 0 वाला फंडा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। चलो, तो अब पहला टारगेट मेरा क्या हुआ कि ओपी और ओक्यू की इक्वेशन निकालूंगा विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला काम क्या करना बच्चों, लाइन से 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो लाइन से 1 की वैल्यू निकालने के लिए 3x प्लस 4y माइनस 2 को उधर ले गए अपॉन -2 बराबर 1। ये इस तरह से 1 की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई वाली टर्म ऊपर रहे, ठीक है। अब इस 1 की हेल्प से इसको होमोजीनियस बनाएंगे। अब कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि सर सब तो 2 डिग्री है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो फिर कैसे 2 डिग्री बनाएंगे, बताओ। आप सोच रहे होंगे कि सब में 2 डिग्री है, अरे के स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। वेरी गुड, के स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना। अरे स्क्वायर के स्क्वायर लिखने से वो 2 डिग्री थोड़ी ना बन जाएगा, ठीक है। तो बता सकते हो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इन तीनों टर्म में, होमोजीनियस बनाने के लिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों को बात समझ में आ गई। ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, इसको नहीं छेड़ूंगा। ये ऑलरेडी 2 डिग्री है, इसको भी नहीं छेड़ूंगा। ये कांस्टेंट है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्क्वायर। 1 को x, y के 2 को 1 स्क्वायर, ठीक है। बोलो बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया। लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर ऑलरेडी 2 डिग्री है, केवल के स्क्वायर स्क्वायर लगाने से, कांस्टेंट में स्क्वायर लगाने से वो 2 डिग्री नहीं बनता। अपन अपनी जो डिग्री अपन बोलते हैं वो वेरिएबल्स की पावर को देख के बोलते हैं, और अपने वेरिएबल है एक्स एंड वाई, उनकी पावर को देख के अपन डिग्री बोलते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर हो गया 3x प्लस 4y बाय -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा एक अब देखो कैलकुलेशन ना इसमें बड़ी मिनिमम आपको थोड़ी स्टाइल से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, स्टाइल से, ये तो ना बहुत बड़े बड़े चले जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मैं बताता हूँ, मैं इसमें क्या करता हूँ, मैंने एक काम करा कि स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे लिख दिया, और होल स्क्वायर ओपन करना तो कर लो, जरूरत नहीं है वैसे तो, को भी 12 दूनी 24 एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओपी एंड ओक्यू। ये आ गई ओपी ओक्यू की इक्वेशन, और मुझे तो बस एक चीज चाहिए थी इस इक्वेशन में, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी इस इक्वेशन में कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो। और यदि मेरे पास ओपी ओक्यू की इक्वेशन आ गई तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a प्लस बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप पूरी कैलकुलेशन मत करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया यहां से 1, यहां से आएगा -9 के स्क्वायर बाय 4 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आया यहां से 1 और माइनस यहां से 16 के स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। बस ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 1 + 1 2, 16 और 9 25 के स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 0। तो 4 2 जा 8, 8 को उधर ले जाएंगे, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय 25। तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 बाय 5। बोलो बच्चों, आया कि मेथड समझ में। लास्ट की स्टेप नहीं समझ में आई, ये वाली इक्वेशन याद है,
एक्स स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके थ्रू जो लाइन से रिप्रेजेंट होती है, यदि वो परपेंडिकुलर होती है तो कंडीशन लगती है a प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन थी ये OP और OQ की इक्वेशन थी, और मैंने बोला OP और OQ परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 0। a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ बी। मैंने पूरा सॉल्व नहीं करके केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लिखा। बोलो, और कोई डाउट है किसी को? मेथड आ गया आप समझ में? मेथड आया कि नहीं समझ में? वन माइनस नाइन यहां से लिया ना जी। अरे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये है। कोफिशिएंट समझते हो ना, जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में आ रहा है। जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 1 माइनस 9 के स्क्वायर बाय 4 आएगा कि नहीं आएगा? दैट इज पॉइंट। ठीक है, बढ़े आगे। नजर समझ में आ गया हो तो बहुत बढ़िया। लिख लिया सबने? चलो, तो बहुत अच्छी बात है। बस अपना ये स्ट्रेट लाइन अब पूरा हो जाएगा आज। इस पे एक दो क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं, तो कल से फिर अपन सर्कल स्टार्ट करेंगे। ऑल कोर्स दिखा है, ठीक है। कोर्स ऑफ कर्व 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 that subtends right angle at origin, right angle at origin pass through a fixed point. Pass through a fixed point. Find that point. ठीक है, एक काम करता हूं, थोड़ी सी स्टार्टिंग में बता देता हूं, उसके बाद एक बार आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना? चलेगा ना? एक बार थोड़ी सी स्टार्टिंग में बता देता हूं, स्टार्ट करना कैसे क्वेश्चन को, है ना? हाँ, डायग्राम में बता देता हूं। ऑल कोड्स ऑफ कर्व, है ना? ये जितनी भी इसकी, मान लेते हैं ये कोई कर्व है ना? और ऐसा नहीं आप कि आप बोलो सर कर्व तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं फर्स्ट में बनाता हूं, पर जरूरी नहीं कर्व कहीं भी बन सकता है ना। नहीं तो पता लगा आप हमेशा ही बोलो कि नहीं वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ऑल कोड्स ऑफ अ कर्व, इसकी एक कोड, लेट्स से ये होती है ना कोड, ऐसे ही बोलते हैं। ऑल कोड्स, ऑल मतलब बहुत सारी बन रही होगी, एक ये बन रही है और भी बन रही होगी, ऐसे यहाँ पे भी बन रही होगी। सबटेंड तो है, वो बोल रहा है कि ऐसी जितनी भी कोड्स है जो ओरिजिन पे ना राइट एंगल सबटेंड करता, मतलब ये भी 90 डिग्री बना रहा है,
मान लेते हैं कि ये जो है ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बना, ऐसे बहुत सारी कोड्स है जो यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो वो ये बोलना चाह रहा है, ये प्रूव करना चाह रहा है कि ऐसी जितनी भी कोड्स अपने पास बनेगी जो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करती है, पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। कुछ स्टेटमेंट याद आ रहा है ये पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट का? एक मैंने फंडा बताया था, मतलब कुछ याद आ रहा है कुछ? जब भी अपने को ये प्रूव करना हो तो मतलब इनडायरेक्टली या अपने को मतलब क्या चीज प्रूव करनी है? फैमिली ऑफ लाइन, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। अरे लोकस कौन बोल रहा है? फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, हाँ। कि जब भी मुझे बहुत सारी लाइंस एक फिक्स पॉइंट से पास करानी है या प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, तो एक ही तरीका होता है कि उन सारी लाइंस को आप फैमिली ऑफ लाइन प्रूव कर दो। उनकी इक्वेशन को मतलब भैया बता दो कि ये इक्वेशन जो बनी है ना फैमिली ऑफ लाइन टाइप की इक्वेशन है, कर्व आपको गिवन है, तो एक काम आप कर लो, लाइन की इक्वेशन इसने दी नहीं, कोई बात नहीं, वही तो मुझे निकालनी है। तो मैं मान लूंगा लेट द लाइन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है तक? चलो, अब आगे का काम आपका है, इतना मैंने आपको बता दिया। अब कैलकुलेशन सब कुछ कैसे करना है आपका काम। चलो करो, तो कर लोगे ना इतना सा तो? हर्षल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है आंसर। करा तो अच्छा है आपने, थोड़ा सा एक बार चेक करो तो कुछ गड़बड़ हो रही है आपकी, या तो कंडीशन वंडीशन निकालने में आपने गड़बड़ कर दी। सही हो आपका, ऑलमोस्ट से सही, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बस। नहीं नहीं, विधान रिलेशन गलत आ रहा है। पुष्कर आपका भी मुझे लग रहा है थोड़ा कुछ तो भी कहीं आप गड़बड़ कर रहे हो।
आप वो बस आप है ना वो सही निकालना, आपने जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कर रहे होंगे ना, पूरा खेल उसी का है। मुझे लग रहा है आप दोनों में ना उसी में गड़बड़ कर रहा था। ये आ गया हर्षल, आप सही है, बिल्कुल सही, वेरी गुड हर्षल। हर्षल का आ गया, वासु सोनी गुड गुड, पुष्कर का भी आ गया, अब आ गया ना, अरे वाह बहुत बढ़िया। यशोधर का भी आ गया, यशोधरा सॉरी, और अक्षत का नहीं, कुहू नहीं, कुहू कुहू रिलेशन थोड़ा गड़बड़ आ रहा है कि कुहू आपका, हाँ हाँ सही है, वासु सोनी, वासु सोई है, सही है वासु। हाँ हाँ, कंपेयर करके भी आ सकता है, और फैमिली ऑफ लाइन, दोनों एक ही बात है, कंपेयर कर लोगे तो भी आ जाएगा, फैमिली ऑफ लाइन से भी आ जाएगा अपने पास। ठीक है, करें बता दूं, देखो कर्व की इक्वेशन क्या थी मेरे पास, कर्व की इक्वेशन थी 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बोला था, यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेना, यहां से 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, वही माइनस n, 1 की वैल्यू ऐसे निकाली ना, lx प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल्स टू 1, ये निकाली ना 1 की वैल्यू, lx प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस 1 की हेल्प से इसको होमोजेनियस बनाएंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1, इसको इंटू 1 करेंगे, इसको भी इंटू 1 करेंगे, तो इंटू 1 करा मैंने, तो lx प्लस my अपॉन माइनस n आ गया, प्लस 4y इंटू 1 करा, तो lx प्लस my अपॉन माइनस n इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक की स्टेप में किसी को कोई डाउट है, यहां तक की स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या, अक्षर थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, चलो, अब ये किसकी इक्वेशन आई आपके पास बच्चों, ये किसकी इक्वेशन आई, ओ ए और ओबी की इक्वेशन आई ना, और अगेन है ना, मैंने इसीलिए बोला था, याद है मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करा था ना, मैंने आपको बोला था कि 90% प्रॉब्लम में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री वाली कंडीशंस आती है। अगेन ओ और ओबी लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से करेंगे तो प्लस 12 अपॉन n, ठीक है, प्लस बी माइनस 1 माइनस 4m बाय n इक्वल्स टू 0, ऐसा है, दैट इज 2 प्लस 12 बाय n माइनस 4m बाय n इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 कॉमन लेके हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा आपने वो 2 कॉमा माइनस 4 ऐसे बताया होगा, मेरे को समझ में आई, कुछ कर आपकी गड़बड़ क्या हो रही थी। ठीक है ना, 2l माइनस 4m प्लस 2n इक्वल्स टू, ठीक है। अब एक्चुअली इसको यदि मैं इससे कंपेयर करूंगा तो पहले मुझे n का कोफिशिएंट भी तो 1 करना पड़ेगा ना, आपने वो सीधा 2 माइनस 4 इसको देख के बता दिया होगा, वो n का कोफिशिएंट भी तो मुझे कंपेयर 1 करना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले मैं 2 कॉमन ले लूं, तो l माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0 आ गया, l माइनस 2m प्लस n इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूंगा, दोनों को कंपेयर करूंगा, तो x मतलब ये लाइन हमेशा किसको सेटिस्फाइड करेगी, ये लाइन हमेशा किसको सेटिस्फाइड करेगी, x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 2 को सेटिस्फाइड करेगी। या आप चाहो तो एक दूसरा ऑप्शन भी है, फैमिली ऑफ लाइन भी बना सकते हो, यहां से किसी भी एक की वैल्यू इसमें रख दो और वो a इंटू L1 प्लस बी इंटू L2 वाली फॉर्म भी बन सकती है। ठीक है, बोलो बच्चों, कोई डाउट है किसी को, मेथड फिर से रिकैप कर देता हूं, जितनी भी कोड्स थी वो यहाँ पे 90 डिग्री सबटेन कर रही थी, ऑल पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, तो मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज से
पहली बात तो ये समझ में आई कि मुझे ये जो कोड है ये प्रूव करना है, ये जस्टिफाई करना है कि ये सब एक फैमिली ऑफ लाइन बननी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि लेट द इक्वेशन ऑफ दिस lx plus my plus n equals to 0। ठीक है, अब OA और OB की इक्वेशन निकालने के लिए, OA और OB की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने यहां से 1 की वैल्यू निकाली, और ये मैंने अब आपको बता ही दिया है कि 1 की वैल्यू निकालने के लिए xy वाली टर्म ऊपर आनी चाहिए। इसको होमोजीनियस, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री इंटू 1 इंटू 1, ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये आ गई OA और OB की इक्वेशन। और आपसे बोला है कि OA और OB लाइन परपेंडिकुलर है, तो यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर शुड बी 0। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बनेगा तो माइनस माइनस प्लस 2l/n, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज -1, और इसको इससे करेंगे तो 4m/-n, ये कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। इसको 0 कर दिया तो ये रिलेशन आ गया। इसका मतलब दिस लाइन ऑलवेज सेटिस्फाइड x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू -2। फैमिली ऑफ लाइन से कैसे होगा? वैसे अपन ने एक क्वेश्चन करा था, याद है, एपी वाला, सबसे पहला क्वेश्चन फैमिली ऑफ लाइन का। लेट्स से n की वैल्यू रख दो आप, n इज इक्वल्स टू 2m-l, सेम रिलेशन था उसमें भी। n की वैल्यू इसमें रखोगे तो lx प्लस my प्लस 2n-l इक्वल्स टू 0, l कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 प्लस n कॉमन लोगे तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, l से भले इसको डिवाइड करना चाहो तो कर लो, तो ये l1 हो गया, ये लैम्डा हो गया, l2 हो गया, तो l1 प्लस l2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट का मतलब क्या होता है? फैमिली ऑफ लाइन ने बताया था, पासेस थ्रू कि आप ऐसी जितनी भी कोड्स बनाएंगे ये सारी कोड्स एक कॉमन पॉइंट से पास होगी, सारी कोड्स एक कॉमन पॉइंट से पास होगी। दिस वन, दिस पॉइंट इज 1, -, दिस पॉइंट इज 1, -। ठीक है, y स्क्वायर वाले में माइनस कॉमन ले लिया था, फिर बाद में कंडीशन में प्लस ले लिया था, ये गलती। ओके ओके, ठीक है। बोलो बच्चों, आ रही कि नहीं बात समझ में? तो 2m ही तो लिखा ना, 2m ही तो लिखा है, कहाँ बोल रहे हो? अच्छा ये 2m है, सॉरी, हाँ यहाँ पे है 2m, यहाँ पे। ठीक है, तो बस ये अपना स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो गया आज, है ना? तो बस अब आप इसके बिगिनर बॉक्स और एक्सरसाइजेस कर लेना, है ना? ठीक है, टेस्ट सब आपका हो ही गया, तो कोशिश करना संडे, आज फ्राइडे है, कल अपन सर्कल पढ़ेंगे और शायद से, हाँ कल सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप तो स्ट्रेट लाइन करो, ठीक है ना? कल का दिन, आज का दिन और संडे, मंडे मॉर्निंग तक अभी आपको केवल स्ट्रेट लाइन करना है। ठीक है, कोशिश करो स्ट्रेट लाइन जितना अच्छे से कर सकते हो कर लो। फॉर्मूले देखो, आगे भी आप कोऑर्डिनेट जब पढ़ोगे ना तो उसमें बीच बीच में स्ट्रेट लाइन के छोटे छोटे फॉर्मूले का, मान लो किसी क्वेश्चन में ये लग गया, सबसे अच्छा एक ही तरीका होता है, कुछ भी चीज में आपको कंसेप्ट होना क्लास में, ठीक है, अच्छा उस पर इसको मैं एक बार स्ट्रेट लाइन वाले नोट्स में रिवाइज करूंगा, इस पॉइंट में मुझे डाउट है, अच्छा मैं अभी घर जाके सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन का रिवाइज, आप कोऑर्डिनेट में इतना भी कर लिया ना तो आप ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेट लाइन अच्छे से हो जाएगा, अलग से मतलब रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप, ऐसा है ना? ठीक है, चलो, हाँ कंपेयर कर लो, या फैमिली ऑफ लाइन ऐसे किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इसमें रखोगे तो वो जो फैमिली ऑफ लाइन के दो तरीके बताए थे ना, फैमिली ऑफ लाइन के दो तरीके बताए थे ना मैंने, या तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 बनता है, और या A इंटू L1 प्लस B इंटू L2 इक्वल्स टू 0 बनता है, तो इन दोनों में से कोई एक टाइप की बन रही है, जैसे ये A इंटू L1 प्लस B इंटू L2 वाली बन रही है, ऐसा। ठीक है, चलो, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। कितने चैप्टर बचे हैं आज? चैप्टर तो पूछो मत, पढ़ते जाओ अभी तो आप लोग, वो चैप्टर बचे भी, ठीक है ना? चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।